हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमएलओ क्लासेस में। आज अपने बीएनएसएस का सेक्शन 187 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में ये सेक्शन हम 167 में पढ़ते थे। टोटल इसमें 10 सबसेक्शन है। 10 की 10 सबसेक्शन हमारे लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एपीओ कर रहे हो, एडीपीओ कर रहे हो, जेएलओ कर रहे हो, एआईबी कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी ये सेक्शन हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पहले अपने सीआरपीसी का सेक्शन कोरिलेट करके लिखो। सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं 167। सीआरपीसी में पढ़ते हैं 167। देखो ये सेक्शन क्या कह रहा है, जब पुलिस किसी मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन करने के 24 घंटे के भीतर क्या करना होता है, उसे एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है और 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब यहाँ पे ये सेक्शन हमें कहता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं होता तो हम आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब हम आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें हमें बताता है सेक्शन नंबर 187। अब आ जाइए बात करते हैं। यहाँ पे मैं बेरेक्ट को फिलहाल नहीं ले रही, मैं यहाँ पे बेरेक्ट में बताई हुई चीजों को इजी तरीके से आपके सामने रख रही हूँ। हर एक सबसेक्शन को आपको की पॉइंट के साथ बता रही हूँ कि किस तरीके से चीजों को आपको समझना है, किस तरीके से याद करना है। ये क्लास देखने के बाद आप एक बार जरूर बेरेक्ट देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि मैम किस तरीके से बताना चाहती थी। देखो सबसे पहले हमें कहता है सबसेक्शन 1 कि जब भी किसी मैटर का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, या तो कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है या फिर कोई ऐसा अन्वेषण अधिकारी कर रहा है। अब ये अन्वेषण अधिकारी कौन सा है, जो सब इंस्पेक्टर की रैंक का है। या तो सब इंस्पेक्टर की रैंक का होना चाहिए या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए, इससे नीचे का या नहीं चलेगा। कि जब भी कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहे हैं, अब जब ये इन्वेस्टिगेशन जो है 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं होता, 24 घंटे के भीतर जो है ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, तो यहाँ पर ये जो ऑफिसर है वो क्या करेंगे, इस एक कॉपी को रेडी करेंगे, एक रिकॉर्ड रेडी करेंगे और उसमें ये सारी चीजें मेंशन करेंगे कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, उसकी एक प्रतिलिपि तैयार करेंगे और उसको किसके पास भेज देंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। उसको मैटर को किसके पास भेज देंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे। कॉपी के साथ साथ एक्यूज्ड भी यहाँ जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 में सिंपल लिख सकते हैं, जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो उसकी कॉपी हम मैजिस्ट्रेट को भेजते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। यहाँ पे जो ये सबसेक्शन 2 है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सबसेक्शन 2 से हमें पता चलता है कि मैजिस्ट्रेट जो है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रही हूँ, मिनिमम कस्टडी जो है अभिरक्षा है कितने दिन की दे सकता है। मिनिमम जो कस्टडी है वो कितने दिन की दे सकता है। देखो पहले यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ अभिरक्षा, इसे हम क्या बोलते हैं, रिमांड भी बोल सकते हैं, इसको हम कस्टडी भी बोलते हैं या इसको हम अभिरक्षा भी बोल सकते हैं। ये जो अभिरक्षा होती है ये दो तरीके की होती है, एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी। इसे जेआरबी बोल दो, चाहे जेसी बोल दो, पीआर बोल दो या पीसी बोल दो, एक ही बात है, जुडिशियल रिमांड या फिर पुलिस रिमांड। अब देखो जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड का मतलब भी हमें इसी सेक्शन में बताया है। जुडिशियल रिमांड का मतलब है जब कोर्ट जेसी दे रहे हैं तो हम एक्यूज्ड को कहां भेजते हैं, जेल में भेजते हैं, और जब पीसी दे रहे हैं तो हम कहां भेजते हैं, पुलिस स्टेशन में भेजते हैं। कहां भेजते हैं, पुलिस स्टेशन में भेजते हैं। ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई। अब ध्यान से सुनना, मैजिस्ट्रेट के पास जब ऐसा एक्यूज्ड सबसेक्शन 1 में लाया जाता है और पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को बताता है कि भाई 24 घंटे के अंदर तो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें एक्स्ट्रा और टाइम चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपराध तो हुआ है,
अपराध तो हुआ है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि यस यहाँ पे पर्याप्त आधार है, आगे और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है 15 दिन की कस्टडी देता है। 15 दिन की क्या देता है, यहाँ पर अभिरक्षा ग्रांट करता है। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे मिनिमम 15 डेज की कस्टडी दे सकता है सबसेक्शन 2 में। अब देखो बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब मजिस्ट्रेट ने 15 डेज की कस्टडी दी, सबसेक्शन 3 कहता है कि जब मजिस्ट्रेट ने 15 डेज की कस्टडी दी, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ और पुलिस कहती है कि हमें आगे और कस्टडी की जरूरत है, क्योंकि हमें आगे और इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि मैटर तो है, अपराध तो हुआ है, लेकिन आगे हमें और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट 2 टाइम दे सकता है, एक दे सकता है 60 डेज का, एक दे सकता है 90 डेज का। मतलब 15 डेज की कस्टडी से आगे और एक्सटेंड की जा सकती है 60 डेज और 90 डेज। लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है 16 और 90 डेज की कस्टडी 2 सिचुएशन में देगा। 90 डेज की कस्टडी तब देगा जब कोई मैटर डेथ का है, जब कोई मैटर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, जब कोई मैटर 10 ईयर्स से अबव का है। मतलब ऐसा कोई मामला गंभीर नेचर का है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से अधिक की है, या उसमें पनिशमेंट आजीवन कारावास की है, या उसमें पनिशमेंट डेथ की है, ऐसा कोई मामला है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे 90 डेज की कस्टडी दे सकता है। फिर बात करती हूँ 60 डेज की कस्टडी कब दी जाएगी, जब कोई मैटर 10 ईयर्स से कम का है। ऐसा कोई अपराध है जिसमें 10 साल से कम की पनिशमेंट है, चाहे वो 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, कितनी भी हो, 10 से कम हो, तब यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है 60 डेज की कस्टडी को ग्रांट कर सकता है। 60 दिन की कस्टडी यहाँ पर दी जा सकती है। तो मैक्सिमम कस्टडी कितने डेज की हो सकती है, तो ध्यान रखना मैक्सिमम कस्टडी 90 डेज की हो सकती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज आती है कि मैजिस्ट्रेट ये जो 60 या 90 डेज की कस्टडी दे रहा है ना, ये कस्टडी तभी देगा जब पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, एक्यूज्ड को पेश कर रही है, एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रही है। अगर यहाँ पे पुलिस जो है एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कस्टडी देने से डिनाई भी कर सकता है। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कस्टडी देने से डिनाई भी कर सकता है। तो सबसेक्शन 4 में लिखो, जब तक अभियुक्त को हाजिर नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 हमारा प्री का क्वेश्चन है कि जो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, द्वितीय वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो कस्टडी नहीं दे सकते, कस्टडी का ऑर्डर, अभिरक्षा का आदेश नहीं दे सकते। तो प्री का क्वेश्चन आता है कि अभिरक्षा का आदेश कौन नहीं दे सकता, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास सीजेएम या एसीजेएम, तब आपको आंसर टिक करना है सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है कस्टडी का ऑर्डर नहीं दे सकता। अब यहाँ पे इसी सबसेक्शन 5 के साथ हमें 2 तो स्पष्टीकरण पढ़ने होते हैं, 2 यहाँ पे स्पष्टीकरण पढ़ने होते हैं और 2 ही यहाँ पे परंतुक पढ़ने होते हैं। अब स्पष्टीकरण पे तो नंबर 1 और नंबर 2 लगा हुआ है, लेकिन जो प्रोविजो है उस पे नंबर ए और नंबर बी लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे, परंतुक ए और परंतुक बी। अब देखो पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक्यूज्ड तब तक अभिरक्षा में रहेगा। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि अभियुक्त को हम तब तक कस्टडी में रखेंगे जब तक उसकी जमानत ग्रांट नहीं हो जाती, जब तक उसकी जमानत ग्रांट नहीं हो जाती। तो लिखो इसमें एक्सप्लेनेशन में जब तक रखेंगे जब तक उसको जमानत नहीं दे दी जाती। और सेकंड कहता है कि एक्यूज्ड की जो पेशी है वो जरूरी नहीं है कि उसको फिजिकल लाया जाए, हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी पेशी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन में लिखो अभियुक्त की पेशी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकेगी, की जा सकेगी। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोविजो ए।
प्रोविजो ए कहता है कि अगर कोई फीमेल जो है 18 साल से कम की है, अगर हमें उसे कस्टडी में भेजना है तो हम पुलिस कस्टडी में ना भेज के हम उसे क्या कहाँ भेजेंगे, प्रति प्रेक्षण गृह। हम उसे प्रति प्रेक्षण गृह या ऐसा कोई महिला का रिमांड होम है तो वहां पर हम उसे भेजेंगे। और सेकंड प्रोविजो कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी दी तो इट मींस क्या माना जाएगा, पुलिस स्टेशन माना जाएगा। और अगर जुडिशियल कस्टडी दी तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, जेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जेल माना जाएगा। अब आ जाइए सबसेक्शन 6। देखो सबसेक्शन 6 हमें यहाँ बताता है कि कस्टडी का ऑर्डर केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं, कस्टडी का ऑर्डर केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं, कस्टडी का ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। लेकिन जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास हम मैटर भेजते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज तक की कस्टडी दे सकता है, 7 दिन तक की कस्टडी दे सकता है, इससे ज्यादा की कस्टडी नहीं देगा। और जब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज की कस्टडी देगा तब ये 7 डेज खत्म होने से पहले क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मैटर को भेज देगा। खत्म होने से पहले ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मैटर को भेज देगा, ये हम पढ़ते हैं परंतुक में। देन आ जाइए सबसेक्शन 7 पे। देखो सबसेक्शन 7 कहता है चाहे कोई भी मजिस्ट्रेट जब भी इस सेक्शन में अगर कोई कस्टडी का ऑर्डर दे रहा है तो फिर उसे अपने कारण लिखने पड़ेंगे, रीजन बताने पड़ेंगे कि वो कस्टडी को ग्रांट क्यों कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 8। इंटरेस्टिंग है सबसेक्शन 8। कहता है कि इस सेक्शन में जब भी कभी कस्टडी का ऑर्डर दिया जाएगा, अगर वो ऑर्डर CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे रहा है तो उसको किसी को भी ऑर्डर की कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी इस सेक्शन में कस्टडी का कोई ऑर्डर CJM दे रहा है तो ऑर्डर की कॉपी किसे भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि अगर CJM के अलावा किसी मजिस्ट्रेट ने कस्टडी का ऑर्डर दिया तो कॉपी किसको भेजेंगे, CJM को भेजेंगे। CJM के अलावा मान लो फर्स्ट क्लास ने दे दिया, अगर फर्स्ट क्लास कोई ऐसी कस्टडी का ऑर्डर देता है तो ऑर्डर की कॉपी हम किसको भेजेंगे, CJM को भेजेंगे। ये हमें बताता है। नेक्स्ट सबसेक्शन नंबर 8। देन आ जाओ सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 10। देखो सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 10 में क्या बताया है। 9 कहता है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो कोई सम्मन मामला है, ऐसा मैटर है जो कि सम्मन मैटर है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन 6th मंथ तक चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है। तो जब 6 महीने से चल रहा है और 6 महीने से आगे और कंटिन्यू होता है तो फिर यहाँ पर इस मैटर को या इन्वेस्टिगेशन को बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा कि ऐसा कोई सम्मन मामला है जिसमें इन्वेस्टिगेशन 6 महीने से चल रहा है और 6 महीने पूरे होने के बाद भी ऐसा कोई प्रूफ एविडेंस नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर दे दिया जाएगा, उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। अब देखो इस सबसेक्शन 9 में जो ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो हम कहा जाएंगे, सबसेक्शन 10 में जाएंगे। कि सबसेक्शन 9 में कहा कि सम्मन मैटर है और 6 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कुछ मिल तो रहा नहीं, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बंद करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अगर इस ऑर्डर को कैंसिल करवाना है तो सबसेक्शन 10 में आप जाओगे और एप्लीकेशन लगाओगे सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि हमें इस सम्मन मैटर में 6 महीने बाद भी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट को अगर सफिशिएंट रीजन लगते हैं तो वो आपको कंफर्म कर देगा, ठीक है भाई 6 महीने के बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो। सेशन कोर्ट को लगता है कि भाई मैटर ही ऐसा नहीं है जिसमें 6 महीने में कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को डिनाई या रिजेक्ट भी कर सकता है।
तो ये टोटल सेक्शन 187 में 1 से लेके 10 सबसेक्शन हम पढ़ते हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, डिफॉल्ट बेल का कंसेप्ट आपने सुना होगा। डिफॉल्ट बेल जो है अक्यूज्ड को एक फंडामेंटल राइट होता है, कौन से आर्टिकल में होता है, कब डिफॉल्ट बेल का राइट मिलता है, वो भी मैं आपको भी बता रही हूँ। उससे पहले अपने एमडी लॉ क्लासेस पे 2 मेंबरशिप चल रही है यूट्यूब पे। एक मेंबरशिप चल रही है 59 की और एक चल रही है 399 की। आप इनके बेनिफिट सुनना, घर बैठे आप सिर्फ इतने से रुपीज में आप अपनी जुडिशरी के बैचेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। 59 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? 59 रुपीज में आपको मिलने वाले हैं BNS के 500 प्लस एमसीक्यूज के लेक्चर, BNSS के 300 प्लस यहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं जो कि लेक्चर्स में होंगे। प्लस यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट आपको पढ़ाया है सेक्शन 1 से लेके 170 तक। इसके अलावा यहाँ पे सीपीसी जो है रनिंग चल रहा है, जो कि 33 तक हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 33 तक हम पढ़ चुके हैं। 33 में यहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेके और सेक्शन 33 को हम डिटेल पर्पस से पढ़ रहे हैं। इसी के अलावा यहाँ पे कुछ मेंस आंसर राइटिंग के लेक्चर्स भी हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से हमें मेंस आंसर राइटिंग करनी है। प्लस मेंस आंसर राइटिंग के कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं कि कंसेप्ट बेस अगर आप करते हो, क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर केस लॉज रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो कैसे हमें सॉल्व करना है। इतनी सारी चीजें जो है वो आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप में। अब यहाँ पे बात करती हूँ 399 की मेंबरशिप, जो कि न्याय यात्रा जुडिशरी बैच है। न्याय यात्रा जुडिशरी बैच है। इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिल रही है? इस बैच में 399 में आपको 20 प्लस जुडिशरीज के कॉमन सब्जेक्ट जो कि हर एक स्टेट में आपको काम आएंगे, चाहे आप एपीओ दे रहे हो, एडीपीओ दे रहे हो, जुडिशरी, एआईबी, जेएलओ जो भी दे रहे हो, उसमें 20 प्लस सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। आज की बात करूँ तो आज यहाँ पर बीएनएस चलता है मंडे से फ्राइडे, जिसमें हम सेक्शन 8 तक डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि दिवाली से ही हमारा ऑफर स्टार्ट हुआ है। प्लस यहाँ पे पोक्सो चल रहा है। पोक्सो सब्जेक्ट में हम 18 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं। प्लस अगर ये मेंबरशिप आप ज्वाइन करते हो तो ये जो 399 का इतना सारा मैटर है, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज की 59 में आपको नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलती है, एमसीक्यूज की पीडीएफ नहीं मिलती है, लेकिन 399 में आपको ये सारे जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, बीएनएस हो रहा है, पोक्सो हो रहा है, सीपीसी हो रहा है, एमसीक्यूज हो रहे हैं, सबकी पीडीएफ आपको इसी न्याय यात्रा के व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, प्लस यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी इन फ्यूचर आएंगे कि किस तरीके से हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैंडल करनी है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करनी है। अगर हमारे पास लास्ट के 20 डेज बचते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लास्ट के 40 डेज बचते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको 399 के जुडिशरी बैच में मिलेगी, जो कि एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन होता है, क्लिक करोगे तो सबसे पहली मेंबरशिप होगी 59, देन स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे तो 399 की न्याय यात्रा जुडिशरी बैच होगी। ये बैच ज्वाइन कर रहे हो, चाहे ये ज्वाइन कर रहे हो, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। दोनों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों के जो भी आपकी मेंबरशिप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डिफॉल्ट बेल के कंसेप्ट को। देखो डिफॉल्ट बेल का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम कस्टडी है 90 डेज की। अब 90 डेज की कस्टडी है, इट मींस 90 दिन से एक्यूज्ड आपकी अरेस्ट गिरफ्त में है, आपके पास 90 डेज से एक्यूज्ड है, फिर भी 90 डेज तक आपको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसकी वजह से उस पर कोई कार्यवाही की जाए आगे। तो जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो एक्यूज्ड का एक राइट क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट बेल। इट मींस अब यहाँ पे 90 दिन पूरे होने पर एक्यूज्ड यहाँ पे कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा इस डिफॉल्ट बेल की। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो डिफॉल्ट बेल है ये ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगी, इस
इसके लिए आपको कोर्ट के पास एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। अब डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड हम कुछ केस लॉज पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो कि हम अपने पेड क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर आप चाहो तो एमडी लॉ क्लासेस का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम सारी चीजों को बेरेक्ट की हर एक एक शब्द, एक एक लाइन को डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो ये बात करते हैं डिफॉल्ट बेल। ये डिफॉल्ट बेल का राइट जो है ये एक्यूज्ड के पास होता है, और ये डिफॉल्ट बेल ग्रांट कौन करता है? कोर्ट करता है, जिसके पास की ये मैटर चल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग बात करते हैं कि ये जो डिफॉल्ट बेल का राइट है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, मूल अधिकार भी है, जो कि आर्टिकल 21 से ये निकल कर आया है। तो ये भी हमारा एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम सीआरपीसी में भी पढ़ते थे, ये सारी चीजें जो कि हम बीएनएसएस में भी पढ़ रहे हैं। इसी के साथ सेक्शन 57, 58 सीआरपीसी या बीएनएसएस का आपको कोरिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि वहां पर ये में बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होता है। अगर नहीं होता तो इस सेक्शन में आते हैं, इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिनिमम कितने डेज की कस्टडी देते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने डेज की कस्टडी देते हैं, हाईएस्ट कस्टडी का क्या टाइम पीरियड होता है। अगर बात करूं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या वो कस्टडी दे सकता है या नहीं दे सकता, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कस्टडी देता है तो वो कितने दिन की होती है, कब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मैटर को ट्रांसफर करता है। अगर ये सारी चीजें आप साथ के साथ इनके आंसर दे रहे हो तो इट मींस आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्लियर है। क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और एमडी लॉ क्लासेस की इन मेंबरशिप को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।